सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर शिक्षा का बाजार सजा हुआ है। हालांकि इन इंस्टीट्यूशंस को ही सिर्फ दोष देना सही नहीं है। मसलन दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, राज्य के जो चयन आयोग हैं वहां पर चुनौतियों की तैयारी कराते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, कुछ अच्छे संपन्न घरानों से भी आते हैं तो कुछ बहुत पिछड़े गांव इलाकों से आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वो अपनी जमीनें बेचकर आते हैं, पुश्तैनी संपत्ति को गिरवी रख करके आते हैं और बहुत सारी उम्मीदें जब माँ बाप पालते हैं उन्हें पूरा करने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं। दिक्कत यही है कि सपने माँ बाप देखते हैं और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अपने मासूम बच्चों पर डाल देते हैं, ये जाने समझे बगैर कि उनका बच्चा चाहता क्या है, करियर को लेकर उसकी पसंद नापसंद क्या है। कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाओं में नाकाम रहता है वो कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता। इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें कई ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स आगे चलकर बेहद कामयाब इंसान बने और दुनिया आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक जायंट एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने एक सेमेस्टर के बाद ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने साल 2005 में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। साल 2001 से 2009 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे डिक चेनी 2 बार के ड्रॉप आउट रहे हैं। दुनिया के सबसे कामयाब गोल्फर में शुमार टाइगर वुड ने भी डिग्री लिए बगैर कॉलेज जाना छोड़ दिया था। एक समय दुनिया के सबसे रईस इंसान रहे बिल गेट्स भी हार्वर्ड के ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। ऐसे कामयाब लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है जो बतौर स्टूडेंट फिसड्डी साबित हुए लेकिन जिंदगी की रेस में दूसरों से काफी आगे निकल गए। साफ है कि अपने बच्चों पर उम्मीदों का बोझ लादने की बजाय अगर आप उनमें आशाओं का संचार करें तो वो असफलता से डरना छोड़ देंगे और जब डर खत्म हो जाएगा तो आत्मघाती कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको ये समझाया नहीं जा सकता कि जिंदगी प्रेशियस है। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं क्रैक कर पाए, हो सकता है हम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बहुत अच्छा कर लें। वो होता है लेकिन सबका माइंडसेट अलग अलग होता है और सबका माइंडसेट सिर्फ सोसाइटी पे बेस्ड होता है कि अगर वो ऐसा सोच रहा तो भाई ये मतलब किसी के पेरेंट्स मान जाएं अगर वो कुछ बात कर रहा है, लेकिन किसी का ये भी होता है ना कि वो नहीं मानते। ये एक डिफरेंस हो जाता है। और इन सपनों के लिए आप जैसे युवाओं को किन किन चीजों से समझौता करना पड़ता है? सबसे पहले तो फैमिली से। अगर दिल्ली जैसी सिटी में आ रहे तो फैमिली को पीछे छोड़ के आना पड़ता। फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हाँ भले वो दूर से सपोर्ट करते बट यहाँ फैमिली नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर यहाँ लिविंग का प्रॉब्लम, एक्सपेंसेस। यहाँ दिल्ली में अगर एक छोटी सी सिटी से दिल्ली में आ रहे तो सबसे ज्यादा होता कि रहने का कहाँ देखे, और जो दिल्ली जैसी सिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं पर चौतरफा दबाव होता है। कोचिंग या पढ़ाई में बेतहाशा खर्च का दबाव होता है। अपने घर से दूर बड़े शहर में छत और खाने पीने के इंतजाम का दबाव होता है। आपसी प्रतिस्पर्धा का दबाव होता है और इन सब के बीच माँ बाप की उम्मीदों का दबाव होता है। दरअसल प्रतियोगिताओं की शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को हिम्मत देती है, हौसला देती हैं। लेकिन फिर ऐसा होता क्या है कि यही बच्चे अपने हौसले की उड़ान जब शुरू करते हैं तो आखिर जिंदगी की जंग हार जाते हैं। माउंट आबू स्कूल में मैं आया हूं और प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ये बेहतर बता सकती हैं कि जब आप यहाँ बच्चों को सिखाती हैं कि वो आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, ये सब ट्रॉफीज लेकर के आते हैं, कुछ साल बाद जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं फिर ऐसी खबरें आती हैं जो कभी 9वीं के बच्चे ने, कभी 10वीं के बच्चे ने। ऐसा क्या हो जाता है अचानक? आपका हमारे स्कूल परिवार में स्वागत है और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि प्रतियोगिताएं उनके जीवन का अहम हिस्सा है, सीखने का अहम हिस्सा है और प्रतियोगिताओं से वो जो एक भावना उनमें आती है आगे बढ़ने की, कुछ और अच्छा करने की, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो एक गलत शेप लेती हैं, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे कुछ उनके प्रेशर्स में आकर कुछ स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी इश्यूज डेवलप करते हैं। देखिए वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी प्रतियोगिताओं को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके लिए मुझे लग रहा है सबसे पहले ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बात ओरिएंटेशन को अगर हम समझना चाहें, जैसे बच्चे आए, हम इनके चेहरे पर यहाँ स्माइल देखते हैं,
स्कूल हम बच्चों से बात करते कहते टीचर कहते हैं इतना पढ़ो, कल ये होमवर्क करके लाना है, फिर वो घर जाते हैं, माँ बाप कहते हैं और 4 घंटे पढ़ो, टॉप करना है। अब ये छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में खेल रहे हैं, इस उम्र में वो माँ बाप उम्मीद करते हैं कि वो सीधा टॉप कर जाएं। क्या वो प्रेशर स्कूल इन बच्चों को देता है या ये प्रेशर माँ बाप इन बच्चों को? नहीं, देखिए जी, जहां तक स्कूल का सवाल है, स्कूल में सीखना ही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी एक्टिविटी अगर बच्चे के लिए है तो वो है सीखना। वो सीखने के लिए यहाँ आते हैं और हम उनको विभिन्न तरीकों से सिखाते हैं। कोई एक तरीके से सिखाने से मोनोटोनस हो जाता है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। हम उनके लिए छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भी करते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में ना को लेना भी आना चाहिए और हार को कैसे संभालना उसको भी सीखना चाहिए। आप कैसे समझाती हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव थॉट्स माइंड में होनी बहुत जरूरी है। बच्चों में सकारात्मक सोच का संचार करने के लिए बड़े शहरों के नामचीन स्कूलों ने काउंसलर नियुक्त कर रखे हैं, जो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ज्यादा लाना ही कामयाबी की इकलौती कसौटी नहीं है। ऐसी खबरें छुपती तो है नहीं, लोगों को पता होता है। कभी कोई बच्चा आपसे पूछता है कि क्यों हुआ है ऐसा? खासकर 12वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे जो अगले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। सर एग्जैक्टली इस तरह से तो नहीं पूछा है, बट हाँ कैसे कॉम्पिटिटिव में करना है एंड कैसे स्ट्रेस को, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, इसके बारे में ऑब्वियसली दे आर वेरी एंसियस। एंड मोस्टली मुझे लगता है स्ट्रेस इसीलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। स्ट्रेस तब होता है जब आप फ्यूचर में जी रहे हैं, यू आर नॉट माइंडफुल, यू आर नॉट हियर एंड नाउ। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं या तो एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज आप नेगेटिवली एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। सो एक जर्नी होता है जब आप, ये ख्याल बच्चों में ज्यादा आता है या उनके अभिभावकों में ज्यादा आता है? सर मैंने देखा है ये पेरेंट्स में ज्यादा आता है, क्योंकि देर इज अ थिंग ऑफ कंपैरिजन। दे आर ऑलवेज अबाउट टॉप कैसे करे, ऐसा नहीं कि बच्चा बेटर क्यों करे। आई वॉज लाइक मार्क्स इनफाइनाइट होते हैं, मार्क्स नेवर एंड। अगर आप मार्क के पीछे भागेंगे तो शायद ये दौड़ आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? सो व्हेन यू नो यू हैव टू चेज परफेक्शन, नॉट द मार्क्स। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि आप उन्हें बेटर बनाइए, मार्क्स के पीछे मत भागिए। बच्चों को अवसाद से बचाने या निराशा के भंवर में फंसने से बचाने के लिए काउंसलर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। जब अभिभावक और शिक्षक इन दोनों के ही सहारे बच्चे की जिंदगी हो, तो क्या दोनों के बीच द्वंद्व होता है? क्या बच्चा दोनों के बीच पिसता है या दोनों पहिए का काम करते हैं? जब बच्चों के दिमाग की बात होती है, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, स्कूल में कितने बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर किसी तरह का तनाव आप नोटिस करते हैं? तनाव थोड़े बहुत तो हर बच्चे में होता ही होता है, चाहे वो एग्जाम का हो या किसी काम को पूरा करने का हो। लेकिन आजकल बच्चों को शायद स्कूल का वातावरण भी ऐसा हो गया है कि वो कई सारे बेसिक स्ट्रेसेस से कोप भी कर पाते हैं आसानी से। तो तनाव का ऐसा तो मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हाँ तनाव जरूर, हर बच्चे को कुछ ना कुछ तनाव रहता है। अब परीक्षाएं चल रही हैं, अब आप 11th में हैं, 11th के बाद फिर आप आगे बढ़ने जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर का डर है कितना होता है दिमाग में? मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा होता है। सच की नेक्स्ट डे अगर पेपर है तो रात को आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग अबाउट कि व्हाट इफ माय माइंड गोज ब्लैंक व्हाइल राइटिंग द पेपर एंड व्हाट इफ मैं उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाऊँ जितना मेरा गोल है। कहने की जरूरत नहीं कि बच्चे दबाव में हैं। ऐसे में उनके अंदर जागरूकता पैदा करना जरूरी हो जाता है। जागरूकता पैदा करने में मेडिकल साइंस की भूमिका भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मेडिकल साइंस हताशा या अवसाद की जटिलता को वैज्ञानिक नजरिए से परिभाषित करता है।